अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती है, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले प्रोफेसर वैगनर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का शब्दों का प्रयोग किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कुछ अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल लघु इकाइयों की, व्यक्तिगत इकाइयों की चर्चा की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले औसतों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल रोजगार, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल मांग, कुल बचत आदि। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित चरों का व्यापक अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर डनबर्ग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं के व्यवहार का समग्र रूप से अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का ज़्यादातर वास्ता जिन राशियों या मात्राओं से पड़ता है वे बेरोजगारी की समग्र या कुल दर, उत्पादन का स्तर व इसके परिवर्तन की दर तथा समग्र कीमतों के स्तर व उसमें परिवर्तन की दर से है। इस प्रकार से प्रोफेसर डनबर्ग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र रोजगार, उत्पत्ति व मुद्रास्फीति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत या केवल आय विश्लेषण भी कहा जाता है। हमें विदित है कि प्रोफेसर कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी के माध्यम से समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया। समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से बता सकते हैं, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। समष्टि अर्थशास्त्र की 4 मुख्य शाखाएं हैं, या इन शाखाओं के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। सबसे पहले है आय व रोजगार का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, तीसरा आर्थिक विकास का सिद्धांत और चौथा है वितरण का सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था से संबंधित संपूर्ण आय व रोजगार के बारे में चर्चा की जाती है। इसी भांति इसमें व्यक्तिगत कीमत स्तर का अध्ययन नहीं करके सामान्य कीमत स्तर के बारे में प्रकाश डाला जाता है। और तीसरा जो मुख्य है समष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें आर्थिक नियोजन, आर्थिक विकास, आर्थिक अस्थिरता आदि सभी क्षेत्र भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था की जो 2 शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसके बारे में आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं, और दूसरी जो शाखा है वो समष्टि अर्थशास्त्र है, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था से संबंधित समग्र चरों का अध्ययन करती है। उसका अध्ययन अब आप लोग सेकेंड ईयर में करेंगे। तो ये सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा करता है, विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार या आयाम से होता है। यह व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के विशाल रूप या हाथी के कुल आकार व शक्ल और संचालन का अध्ययन करता है। रूपक को बदलने पर हम ये कह सकते हैं कि यह वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जो इसका निर्माण करते हैं। तो एक्ले ने
इस प्रकार से ये स्पष्ट किया है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख आर्थिक समस्याओं जैसे मंदी या महामंदी, आर्थिक तेजी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, आर्थिक अस्थिरता, गतिहीनता आदि चरों का अध्ययन करते हैं। इसी भांति राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय संपदा, समग्र रोजगार और बेरोजगारी, मजदूरी की दर, कीमत व ब्याज की दरों का सामान्य स्तर, इन सबको भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तो प्रोफेसर मामकिन ने भी स्पष्ट किया है कि समष्टि अर्थशास्त्र को समस्त अर्थव्यवस्था से संबद्ध तत्वों जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी व आर्थिक विकास का अध्ययन बतलाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो व्यष्टि के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का, छोटी इकाइयों का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत मांग आदि का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि के अंतर्गत हम समग्र चरों का, ऐसे चरों का जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है, उनका अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय उत्पत्ति, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय निवेश, बेरोजगारी, विनियोग आदि सब चीज समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो समष्टि और व्यष्टि में हमने देखा अंतर यह है कि जैसे हम पूरे एक बगीचे का अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अध्ययन है, लेकिन जब हम बगीचे के अंतर्गत अवस्थित एक एक पौधे का, उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई, एक घटक के रूप में देखते हैं, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग आज देख रहे हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी, इसके प्रकाशन के साथ ही समष्टि अर्थशास्त्र का विकास दिन दूनी और ताज चौगुनी के आधार पर प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहा है। और समष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के पश्चात काफ़ी बढ़ गया है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को हम निम्नांकित रूप से देख सकते हैं। पहला, सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में महत्व। रिचर्ड टी फ्रॉयन के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र नीतिपरक है, अर्थात इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि सरकारी नीतियाँ कहाँ तक उत्पत्ति और रोजगार का निर्धारण करती है, उनको प्रभावित करती है, या सरकारी नीतियों में परिवर्तन करके उत्पत्ति और रोजगार में वृद्धि करना कैसे संभव है। अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर ही हम ये निर्णय ले सकते हैं कि कौन सी सरकारी नीतियाँ अनुकूलतम हैं, अच्छी हैं, ऑप्टिमम हैं, और उन नीतियों से किस प्रकार से हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं, किस प्रकार से विदेशी विनिमय दरों के स्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी हम सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं तो उनकी समीक्षा करने के लिए, उन नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की ही सहायता लेते हैं। जैसे कि यदि विकसित देशों में बेरोजगारी बढ़ती है तो उसका कारण प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है, जबकि विकासशील देशों में बेरोजगारी बढ़ने का मूलभूत कारण पूरक साधनों की कमी होती है या पूंजीगत संसाधनों का अभाव होता है। तो हमने देखा बेरोजगारी एक सी है, लेकिन बेरोजगारों के
कारणों में मूलभूत अंतर है और किस प्रकार से हम राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अपनाकर इस बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोक सकते हैं। इसके लिए भी हमें दिशा निर्देश समष्टि अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होती हैं। दूसरा देखिए, आर्थिक नियोजन में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। आप लोग सब जानते हैं कि विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के देश आर्थिक नियोजन के द्वारा अपने देश को आर्थिक विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आर्थिक नियोजन है वो मूलभूत रूप से समष्टि अर्थशास्त्र का ही विषय है। तो इस प्रकार से आर्थिक नियोजन के माध्यम से बचत और निवेश में अभिवृद्धि करके विकास को बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से हम नियोजन पद्धति को अपनाकर समग्र चरों में अंतर कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं, उनमें मनानुकूल परिवर्तन ला सकते हैं। ये हम लोग को दिशा निर्देश समष्टि अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होते हैं कि आर्थिक नियोजन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से इसको प्रभावी ढंग से अपनाया जाए ताकि हम अपने अभिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। तीसरा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। आप लोग जानते हैं कि व्यष्टि चर हैं वो काफ़ी हद तक समष्टि चरों से प्रभावित होते हैं। जैसे एक उद्योग में मजदूरी का स्तर क्या होगा, ये अर्थव्यवस्था में सामान्य मजदूरी का स्तर कितना है इस पर भी निर्भर करता है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी है तो उद्योग में भी मजदूरी कम होगी, और यदि अर्थव्यवस्था में बूम पीरियड है, तेजी की स्थिति है, तो सामान्य मजदूरी का स्तर है वो अधिक होने पर उद्योग में भी कीमत स्तर, मजदूरी ये सब अधिक होंगे। तो इस प्रकार से हम यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र का ढंग से अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए समष्टि का अध्ययन किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि व्यष्टि चर काफ़ी हद तक समष्टि चरों से प्रभावित होते हैं। चौथा है, समग्र या समूह का ज्ञान पृथक रूप से करना आवश्यक है, उनको अलग रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। कई बार ये भ्रांति पैदा होती है कि समष्टि क्या है, व्यष्टि का योग मात्र है, लेकिन ये सही नहीं है। समष्टि केवल व्यष्टि का योग मात्र नहीं है, अपितु इससे कुछ अलग है। तो हम केवल समग्र को व्यक्तिगत इकाइयों का जोड़ या योग नहीं कह सकते। जैसे जो बात व्यष्टि स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर उचित है उसे हम समष्टि स्तर पर भी उचित माने, ये आवश्यक नहीं है। जैसे यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी जमाएं निकालता है तो बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि सभी लोग बैंक से अपनी जमाएं, अपने डिपॉजिट्स निकालने लगेंगे तो संपूर्ण बैंकिंग सेक्टर प्रभावित होगा। अतः इसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा भी प्रोफेसर पीस ने बताया है कि सभी व्यक्ति बचत करने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय का स्तर बढ़ने की अपेक्षा कम होगा। अतः हमें केवल व्यष्टि के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर उनको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमें समग्र या समूह का अध्ययन अलग रूप से करना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को आज बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र का हमारी अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है और किस प्रकार से हम समष्टि का अध्ययन कर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन को भी सुगम और सरल बना सकते हैं। कल हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं पर प्रकाश डालेंगे। अकॉर्डिंग तो